बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 2 अहम केसेस, बल्कि 3 अहम केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में रहे। एक NRO अमल दरामद केस, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि शायद आज ही वज़ीर आज़म को घर भेज देने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 हफ्तों का वक्त मिला है नए वज़ीर आज़म को। 8 अगस्त तक की मोहलत दी गई है और कोर्ट के रवैये ने आज बिल्कुल अगर कहा जाए बजा तौर पे कि जिस तरह की बातें हो रही थी कि जमहूरियत के सर पे तलवार लटक रही है वगैरह वगैरह, उसको बहुत दवाम बख्शा है। उनके रवैये की वजह से एक तीसरे हल की तरफ भी बात की जा रही है और उसको भी उठाया जा रहा है। आज जो बात कही गई मैं बिल्कुल वो पढ़ के सुनाती हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि आलमी इस्तिस्ना अगर सदर को हासिल है, जस्टिस कोसा ने रिमार्क्स दिए, तो उनको अदालत उनकी मदद करने को तैयार है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि आप सोचें कि रास्ता कोई निकल सकता है तो रास्ता निकालिए। अदालत एक कानूनी पोजीशन ले चुकी है, एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं, एडजस्टमेंट सियासत में की जाती है। ये भी कहा कि 2 इदारों के दरमियान दूरी को ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है। और अटॉर्नी जनरल ने भी आज ये यकीन दहानी करवाई है कि इस पूरे तनाज़े को या जो तनाव है इसको कम करने के लिए संजीदा कोशिश की जाएगी, अटॉर्नी जनरल ने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि मुल्क के अहम इदारों के दरमियान जो नाम नहाद तनाव है, अदालत तवक्को करती है कि आइंदा तारीख तक काबिल कबूल हल निकाला जाएगा। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है NRO केस में और तौहीन अदालत केस में, तौहीन अदालत में चीफ जस्टिस ने 2 अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है तो सदर का इस्तिस्ना भी चैलेंज ख़त्म किया जा सकता है। साथ में ये भी उन्होंने कहा कल एक जगह पर खिताब करते हुए कि जो पार्लियामेंट है वो मुतलक नहीं है और आइन और कानून का जो इख्तियार है, ये इख्तियार कुल है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि अब इस केस में, जो कि तौहीन अदालत और वज़ीर आज़म के NRO अमल दरामद केस है, उसके हवाले से अहम है। क्या अदालत किसी भी काबिल कबूल हल की तरफ बढ़ रही है, बढ़ना चाहती है? वो काबिल कबूल हल क्या हो सकता है? क्या आम इंतखाबात काबिल कबूल हल है या कुछ और है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब। आइन और कानून के हवाले से एक बड़ा नाम है, जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा मेरी बहुत फेवरेट, हमेशा से बहुत हार्ड वर्किंग पार्लियामेंटेरियन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीनियर रुकन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बहुत मोहतरम, बहुत हरदिल अजीज़ जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत है, MNA भी है, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले जज साहब मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये बताइएगा कि अब ये जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, ये जो सारे मैंने पढ़ के सुनाए चीदा चीदा रिमार्क्स, इसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं काबिल कबूल हल क्या हो सकता है? देखिए बीबी, जो आज उन्होंने बात की है ना, तो आप ये समझ लें कि जो 6 ऑप्शंस दिए थे ना, उसमें से 2 ऑप्शंस को मिक्सअप कर दिया गया है। ठीक, देखिए ना, उस 6 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये था कि अगर किसी का ये क्लेम है कि उनको 248 क्लास 2 का इम्यूनिटी हासिल है तो वो हमसे क्लेम करें, तो ये इसमें 248 की बात आई। ज़रा डिफरेंट अंदाज है लेकिन बात आई है। दूसरी बात ये है लेटर लिखने की बात, इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई कर दिया गया है कि पिछली दफ़ा ये कहा गया था कि जनाब हम कमीशन भी बना सकते हैं और उसके ज़रिए लेटर भी लिखा जा सकता है। तो अब उसको इस तरीके से बात आ रही है कि ये जो है आप लेटर तो लिखा जाए और सरकार ही की तरफ से लिखा जाए, लेकिन अगर आप इस बात पर एग्री कर दें तो हम जो ऑर्डर कर देंगे तो उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे कि आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब इनको इम्यूनिटी हासिल है, तो हम इस बात को इसमें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात आई है। मैं ये समझता हूँ इशारा है, ये वाज़े तौर पे कहा गया कि अगर आप ये इम्यूनिटी मांग रहे हैं तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर मेरा ख्याल मांगने की भी बात नहीं की, उन्होंने खुल के बात की है कि अगर आपका ये इस्तेदलाल है, मांगने की बात है ना। लेकिन ये बात जरूर जिक्र किया कि देखिए जब एतजाज साहब बहस कर रहे थे तो हमने बार बार कहा, लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि लिख कर दिया। तो आज मतलब उन्होंने, मेरा ख्याल जो उनकी एक पोजीशन है पार्टी की जो अखबारों में आती है या जो उन्होंने वैसे दी हुई है, उसके हवाले से शायद ये बात की। मेरा ख्याल है कि देखें एक चीज़ का, देखिए मैं तो आप भी जानती हैं कि जब भी कोई बात आती थी ना तो मैं ये समझता था, अच्छा कहा, रात भी बीबी बैठी हुई थी, मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं है कि आप लाइन से प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दें और ये कुछ, ये सिस्टम इंस्टेबिलिटी जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ना अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी रहेगी तो स्टॉक एक्सचेंज का और दूसरी चीज़ों का क्या हाल हो गया।
میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ان کو یہ یقیناً احساس ہوا، دیکھیں آفٹر آل اس کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا برا فال آؤٹ ہوا، لیکن جو بھی اس کے کانسیکوینس ہوں گے کل کو یہ دیکھیں، وہ تو پھر ہسٹورین نے یہ بات لکھنی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ سارا الزام آپ پر۔ کوئکلی جیسا جو کل حکومت نے بھی اپنی پوزیشن میں تھوڑی سی تبدیلی لائی ہے، انہوں نے بھی پہلی بار آرٹیکل 248 کا ذکر کیا ہے اپنی پلی کے اندر، جواب جو داخل کیا ہے کہ آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس سے پہلے حکومت بھی یہ نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے تھوڑی سی پوزیشن بدلی ہے۔ نہیں بلکہ میں اس کو دوسرے سے لکھوں گا کہ کل جو ہے ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ گورنمنٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم یہ کہا ہے، پہلے دیکھیں بات نہیں کرتے تھے لیکن کل انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نہیں کریں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ میں سعد بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو دونوں طرف سے قابل قبول حل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت اس کے لیے تیار ہوگی؟ کیا لگتا ہے اس پوری سچویشن میں ان ریمارکس کے بعد اور کارروائی کے بعد عدالت کی جو آج ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ آرٹیکل 248 کے سائے کے نیچے یا اس آرٹیکل کے اندر جو استثناء ہے صدر صاحب کا، اس کا سوال کیوں نہیں اس سے پہلے حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے عدالت میں اٹھایا؟ عدالت کے بار بار اصرار کے باوجود کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استثناء ہے تو وہ استثناء مانگیں، تو یہ جو اتنا عرصہ ضائع کیا گیا ہے اور ایک مہازارئی کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اور پوری قوم کو ایک کنفیوژن کے اندر ڈالا گیا، اور 1000 مسائل ہیں لوگوں کے جن میں وہ جھلسے ہوئے ہیں، تو اس مصیبت میں جو ڈالا گیا اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ اور آپ کو صدارتی استثناء پہلے مانگ لینا چاہیے تھا، اتنا لمبا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو اس کو اور متنازع کیا جائے یا ان کی پوزیشن کو ونریبل کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ بڑی زیادتی ہے۔ جب لکھا ہے 248 میں کہ پریزیڈنشل امیونٹی موجود ہے تو آپ کو وہ مانگنی چاہیے تھی، آپ کے اعلیٰ ترین وکلاء نے اس پر بات ہی نہیں کی۔ اب جب بالکل انگوٹھا آپ کی گردن کے اوپر آ گیا تو اب آپ کو استثناء جو ہے وہ یاد آیا ہے۔ یہ بھی رویہ جو ہے اس کی تعریف یا تحسین میں تو نہیں کروں گا کم از کم۔ لیکن سعد بھائی یہ بات بھی تو اٹھائی جائے تھی نا بار بار کہ حکومت کے حلقوں کی طرف سے کہ اگر ہم 248 چیلنج کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو جائے، پھر کیا آپشن ہے؟ لیکن سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار تو آئین پاکستان نے، جو متفقہ آئین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دیا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی بدقسمتی ہے آج یا خوش قسمتی ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں وہ انہی کے رہیں گے اور جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں وہ انہی کے رہیں گے۔ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان تمام تر طاقت کے باوجود، میں تو نہیں مانتا کہ مطلق طاقت ان کے پاس موجود ہے، مطلق طاقت پارلیمنٹ کے پاس بھی موجود نہیں ہے، مطلق طاقت تو اللہ کریم کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد زمین پہ، گراؤنڈ پہ، یہاں پہ جب ہم ایک آئین بناتے ہیں کتاب جس پہ سارے دستخط کرتے ہیں، تو پھر وہ کتاب، وہ آئین سپریم ہوتا ہے، نہ پارلیمنٹ یا باقی ریاستی ادارے، ان کی اپنی اپنی ڈومینز ہیں۔ تو بڑا وقت ضائع کیا پیپلز پارٹی نے استثناء تک آتے آتے، اپنا بھی، قوم کا بھی، عدالت کا بھی۔ اللہ کرے اب کوئی راستہ بیچ میں سے نکل آئے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں نے کل رات بھی کہا، پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ وزراء اعظم جو ہیں وہ انہیں سپریم کورٹ کے دروازے سے، دوسرے دروازے سے گھر بھیج دیا جائے، مگر وزراء اعظم کو ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے آفس کا تقدس جو ہے اس کا معلوم ہونا چاہیے کیا ہے، چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ٹھیک جی، اچھا یہ جو سعد بھائی نے کہا یاسمین آپا کہ یہ سوال پیپلز پارٹی نے اب تک کیوں نہیں اٹھایا کہ کانسٹیٹیوشن آپ کے پریزیڈنٹ کو استثناء دیتا ہے انڈر آرٹیکل 248، یہ کل کیوں اٹھایا گیا؟ جی دیکھیں، یہ سوال اعتداد احسن صاحب سے اس وقت بھی کیا گیا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی وکالت کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا وکیل ہوں، میں پریزیڈنٹ کا وکیل نہیں ہوں، تو میں اس لیے پریزیڈنٹ کے استثناء یا ان کے 248 کی بات نہیں کرتا۔ میں پرائم منسٹر کی عمل درآمد کیس میں وہ تھے NRO کے، تو میں اس کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں 248 کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا آئین کا، کیونکہ حصہ ہے انٹل کے میجورٹی 2/3 میجورٹی اس کو چینج کرتی۔ لیکن جو آپ نے شروع میں بات کی کہ عدالت کا جو رویہ ہے، رویہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے رویے دیکھے جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈز، اور ایٹیٹیوڈز میں اگر تناؤ کی کیفیت کو کم کرنے کی ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نداروں کے درمیان تصادم یا اس طرح کا کوئی لفظ آپ نے جو کہا کہ اس کو دوری کو کم کیا جائے، دوریاں مٹائی جائیں یا ایک مدد کرنے کے لیے حکومت کی تیار ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ بڑا پازیٹیو ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ کے ایٹیٹیوڈ نے یہ کیا نا کہ ہم آرٹیکل 248 کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں، پہلی بار آپ نے بھی تو یہ پلی دی نا، جس کے بعد ان کے رویے میں فرق آیا۔ نہیں لیکن آسما ہم تو پہلے بھی کرتے رہے، نہیں آپ نے ریٹن نہیں دیا جو جس نے کہا، ریٹن نہیں دیا کہ دیا کیبنٹ
248 को एक तरफ छोड़ दे, उस पहले भी यूसुफ रजा गिलानी यही कहते रहे कि मैं अदालत के हर फैसले को मानूंगा। हुकूमत लेकिन नहीं माने ना यास्मीन, आपको नहीं माने। हुकूमत पाकिस्तान भी कहती रही, कभी कहीं अदालत की तज़ीक या इंसल्ट या ऐसा कोई भी मामला आपको नहीं नजर आएगा, वो ऐसी बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि खुश आइंद है, दोनों तरफ से खुश आइंद है कि अगर ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है तो बहुत खुश आइंद है कि आइन के रोशनी में तशरीह करके मामलात को समेटा जाए, कानून और आइन नहीं। मगर वो कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे बड़ा सवाल है जज साहब, क्योंकि एक तरफ ये स्टेटमेंट आया और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगर वजीर आजम का इस्तिस्ना उनको मुस्तस्ना नहीं कर सकते तो हम सदर को भी नहीं कर सकते। ये क्या बात है, ये मेरी समझ से बात है। जहाँ देखें वहाँ पर भी प्रोसीडिंग हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चैलेंज है, ठीक है ना। वहाँ पर सिर्फ 248 भी क्लास 1 की थोड़ी सी रेलेवेंसी है, और सिर्फ इस वजह से है कि इन्होंने किया क्या है कि सेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो 1 है, इसमें उन्होंने उन लोगों को इम्यून करने की कोशिश की है जिसका जिक्र 248 क्लास 1 में आया है। तो मैं कम से कम एज ए लॉ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास आर्गू भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपसे करता हूँ। मैंने काफ़ी प्रोसीडिंग, 2 दिन तो मैंने मुकम्मल प्रोसीडिंग अटेंड की, लेकिन आज एक दिन जो है चूँकि ये प्रोसीडिंग थी, ये मैं इसको वॉच करता रहा, तो वहाँ पर एज सच न कोई चैलेंज है, न कोई डिबेट हुई है। और कम से कम मैं ये समझता हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट कि ये कंटेम्प्ट के केस में 248 चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई फैसला पॉसिबली दिया जा सके अनलेस के कोई चैलेंज। आपका ये कहना है कि 248 सदर को नहीं बचा सकता? नहीं, मेरा ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा ना कि 248 क्लास 1 और क्लास 2 जो है, वो जिन को इम्यूनिटी है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उनको इम्यूनिटी खत्म की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि 248 क्लास 1 और 2 एज सच इस प्रोसीडिंग में उस पर कुछ मतलब फैसला दिया जा सकता है। सही। अच्छा, देखिए उस पे फैसला तो पार्लियामेंट ही करेगी ना जी। 248 अंडर चैलेंज नहीं है, वहां पर अंडर चैलेंज भी नहीं है। और अगर उसका कोई फैसला भी करना है, उसको चेंज भी करना है 248 को 1 या 2 प्रोविजो को, या इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी, तौहीन अदालत का भी आपने जिक्र किया, तो इसमें पार्लियामेंट ने ही अपना रोल प्ले करना है। फिर आप ये नहीं, मगर यहाँ तो डिबेट हो रही है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है ये नहीं है। फ्रेंकली देखिए वो तो ये जुडिशरी की तरफ से इनिशिएट की गई है। मैं यास्मीन अब आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। कार अहमद साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन, हमारे उस्तादों में से हैं, हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये कल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि मुतलिक जो है वो पार्लियामेंट नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इख्तियार कुल्ली जो है आइन और कानून के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एक जुडिशरी और मुकन्नना के बीच में एक तनाव ऑलरेडी है। गो के आज जस्टिस खोसा साहब का कहना है कि इसको कम किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंटेंशंस क्या है अब इस हवाले से? देखिए, मेरी तो ये इंटेंशन है कि मैंने सारी उम्र पाकिस्तान में जमहूरियत की हमायत की है, और जब मैंने जमहूरियत की हमायत की है तो मैंने पार्लियामानी निज़ाम की हमायत की है, और जब मैंने पार्लियामानी निज़ाम की हमायत की है तो मैंने पार्लियामानी डेमोक्रेसी की हमायत की है। जिस हमायत को मैं आज भी जारी रखूँगा, और जिस जमहूरियत की मैं हमायत करता हूँ उसमें तो मैं अपना वोट देता हूँ एक शख्स को, एक औरत को या एक मर्द को जिसका तल्लुक किसी सियासी पार्टी से होता है।